हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी का जो पीवाईक्यू पार्ट 5 है उसका रिवीजन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, जो कि आज हम लोग जो है 11th नंबर का जो लेक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक का ऑलरेडी रिवीजन करवा दिया गया है, वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग जो है कम टाइम में जो है इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसके लिए सीरीज़ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तथा जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए ही मैं बनाता हूँ। क्योंकि सर जो समझाते हैं वो इंग्लिश में समझाते हैं, तो मैं उसी को हिंदी में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के इस लेक्चर को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों के जो यूट्यूब के ऊपर जो है MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें कि हर एक चैप्टर से मैं 100 MCQ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कुछ कुछ में आपका ज़्यादा भी हो जा रहा है। तो जो लोग अगर अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी पढ़े हैं उसका पढ़ करके जो है आप वहाँ से MCQ का प्रैक्टिस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं MCQ का प्रैक्टिस यूट्यूब पे चलवा देता हूँ, लेकिन अगर जिनको MCQ का PDF चाहिए फिर, ताकि वो बाद में भी उसको प्रैक्टिस कर सके, तो उसके लिए जो है आपको हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, पेड ग्रुप, जिसमें कि 49 रुपीज़ में आपको जो है हर एक चैप्टर का जीके का जो MCQ है वो आपको मिलेगा। जैसे अभी फिलहाल के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का चल रहा है, तो वो जैसे जैसे होता जाएगा वहाँ पर अपलोड होता जाएगा। तो बाकी जिनको भी अगर ये नीड होगा वो आप हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जिसका आईडी है IM कुमार विशु। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है इसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पर ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसमें जो है युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। पूछा युवा वलित पर्वत श्रृंखला का कौन सा यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो भी अल्पचयन पर्वत श्रृंखला, ये सब आपका नया वाला नहीं है, ये सब आपका जो है पुराना वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अरावली, ये भी आपका पुराना है, और यूराल भी आपका पुराना ही है। लेकिन जो आल्प्स वाला है वो आपका नया वाला है, यानी कि युवा वलित पर्वत है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात रही पर्वत की, तो पर्वत 3 तरह का होता है। एक तो कि वलित हम लोगों ने पढ़ा, एक आपका जो है ब्लॉक पढ़ा, और एक हम लोगों ने ज्वालामुखी। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसको हम देखेंगे, और वलित पर्वत भी 2 तरह का होता है, एक आपका नवीन और एक आपका पुराना वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नवीन वाला, यानी कि जो युवा वाला होता है, वो किसके कारण बनता है, तो आपको पता होगा अंतर्जात और बहिर्जात हम लोग बल पढ़े थे। तो अंतर्जात जहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा बहिर्जात बल से, तो वहाँ पर आपका जो है नवीन पर्वत का निर्माण करेंगे का होगा। मतलब इसको अंतर्जात बल को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग, मतलब कि निर्माण करने वाला ये चीज़ होता है, ठीक है। बाकी उसी के अपोजिट होता है बहिर्जात बल, जो कि आपका डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। बाकी अंतर्जात बल की बात करेंगे तो इससे आपका पटल विरूपण होता है, ठीक है, यानी कि डायस्ट्रॉफिज्म होता है। और ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है ओरोजेनिक और एक होता है एपिरोजेनिक। तो ओरोजेनिक से आपका पर्वत का निर्माण होता है, और एपिरोजेनिक से आपका जो है इस पर्वत के अलावा जो भी चीज़ है उसका निर्माण होता है। तो ये चीज़ें हो गया। बाकी अगर बात करेंगे पुराना वाला, तो ये आपका इसमें बहिर्जात बल ज़्यादा होता है और अंतर्जात बल कम होता है, ठीक है। और इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है भारत में जो है अरावली रेंज, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं युवा वलित पर्वत में कौन कौन सा आता है। तो इसमें आएगा आपका हिमालय, एंडीज, ठीक है, जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा आल्पस हो जाएगा, जो कि यूरोप में है। तो ये हो गया युवा वाला। और पुराना वाला अगर पूछेगा तो अरावली, जो कि भारत में है, इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसकी ऊंचाई का और ये कम होती जा रही है। इसके अलावा यूराल हो जाएगा। उसके बाद अल्पलाचियन हो जाएगा, या अल्पेशियन बोलते हैं इसको। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में आपका जो लोकेटेड है। और बात रही यूराल पर्वत की, तो ये आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। यूराल पर्वत कहाँ पे है, तो यूराल पर्वत आपका कहाँ पे है, ये आपका एशिया और यूरोप के जो है बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। आगे ब्लॉक पर्वत की अगर बात करते हैं, ब्लॉक पर्वत आपका क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत आपका यहाँ पर एक सेकेंड, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत जो होता है वो ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ब्लॉक पर्वत, तो वास्जे जर्मनी में कॉकस एक करके है, ये भी आपका एक ब्लॉक पर्वत है। और विंध्य और सतपुड़ा जो कि भारत में पड़ता है, ये सब आपका ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत होता क्या है, तो ब्लॉक पर्वत वैसा पर्वत होता है जो जिसके मतलब बीच में क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और साइड साइड जो आपका कुछ इस तरीके से नीचा हुआ रहता है। तो ऊपर वाले पार्ट को हॉस्ट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग ग्रेबन कहते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत वही होता है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करेंगे विंध्य और सतपुड़ा की, तो इसके बीच में भ्रंश घाटी है, ठीक है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी नर्मदा नदी इसी भ्रंश से होकर के बहती है। तो ब्लॉक पर्वत आप समझ में आ गया होगा आपको कि ब्लॉक पर्वत में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बीच वाला भाग ऊंचा उठा रहता है, और साइड साइड में आपका जो है ऐसा धंसा हुआ भाग रहता है। तो धंसा वाला भाग ग्रेबन कहलाता है और ऊंचा वाला भाग हॉस्ट कहलाता है। बाकी अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत की, तो ये भी आपका 3 तरह का है। पहला तो कि सील्ड, दूसरा है मिश्रित, और तीसरा है कल्डरा। तो अगर हम सील्ड वाले में बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो लावा होता है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मोना लोवा या फिर किलौआ, जो कि आपका हवाई जो आइलैंड्स है ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है।
बाकी अगर मिश्रित में पूछेगा तो मिश्रित में आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसमें माउंट फूजी हो जाएगा जो कि आपका जापान में पड़ता है, और माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। तो ये है आपका मिश्रित ज्वालामुखी का टाइप, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें लावा क्या होता है, तो इसमें आपका गाढ़ा लावा होता है, यानी कि विस्कस इसको बोलते हैं, तो विस्कस लावा देखने को मिलता है इसमें, लेकिन सील्ड वाले में तरल होता है। बाकी कॉलरा की बात करेंगे तो ये आपका विस्फोटक होता है, अपने आप ये फटता रहता है, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो जो कि आपका चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, साउथ अमेरिका में ये पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोला भारत की स्थल सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है और द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी समुद्र तट रेखा जो है कितने किलोमीटर लंबी है। तो अगर यहाँ पर द्वीप सहित बोलेगा तो ये आपका 7516 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर सिर्फ यहाँ पर मेन लैंड का पूछेगा, ठीक है, तो वो आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो 7516 किलोमीटर काउंट किया ना, इसमें आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, और जो लक्षद्वीप वगैरह है वो सब इसमें काउंट हो जाता है, लेकिन 6100 वाले में आपका जो भारत का जो मेन लैंड है उसका सिर्फ यहाँ पर काउंट होता है। तो ऐसा पूछेगा कुल तटीय रेखा तो 7516, लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो आपका 6100, ठीक है। आगे हैं यहाँ पर तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, तो आपके 9 टोटल राज्य हैं, ठीक है। और यूटी अगर पूछेगा तो 4 यूटीज हैं। बाकी पुडुचेरी की अगर हम बात करें, पुडुचेरी एक यूटी है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि है यनम, कराईकल और माहे। तो यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, और माहे आपका केरला में है। तो याद रखिएगा पुडुचेरी जो है तीनों, ये 3 स्टेट में आपका फैला हुआ है, ठीक है। श्रीलंका के सबसे नज़दीकी अगर पूछेगा इसमें से तो ये है आपका कराईकाल। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य अगर पूछेगा तो आपका गुजरात हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर तटीय सीमा पूछेगा, ठीक है, तटीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुजरात का हो जाएगा जो कि है 1600 किलोमीटर का। फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। जीटीए करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है राज्य प्लस में यूटीज को मिला करके जो है, अगर उसमें अगर पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार का है 1962 किलोमीटर। अगर स्टेट का सिर्फ पूछेगा तो 1600 किलोमीटर, अगर ओवरऑल पूछेगा तो आपका अंडमान एंड निकोबार के सबसे ज़्यादा है 1962 किलोमीटर। बाकी अगर पूछेगा मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि मैंने बता दिया 6100 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 5422 देखने को मिलता है, बाकी 6100 आपको ज़्यादा जगह देखने को मिलेगा। बाकी सबसे कम समुद्री सीमा किसका है, तो सबसे कम समुद्री सीमा आपका गोवा का है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ज़्यादा वाला गुजरात और कम वाला गोवा। आगे है राज्य, अगर बात करेंगे कौन कौन से, वो 9 राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सब आपके जो है 9 तटीय राज्य हैं भारत के। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो 4 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड पुडुचेरी। और पुडुचेरी अभी मैंने बताया कि ये 3 स्टेट्स में यहाँ पर जो फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो तट है, पश्चिमी मैदान का तट और पूर्वी मैदान का तट, तो इसके अंतर क्या है, तो इसमें अंतर ये है कि जो पश्चिमी वाला होता है वो संकीर्ण होता है। संकीर्ण के पीछे रीज़न ये होता है कि जो ज़्यादातर जो नदियाँ होती है वो आपका पूर्वी तटियों तट के दौरान मतलब उधर की ओर फैल मतलब जाती है, और अपने साथ कुछ भी अवक्षेप वगैरह लेके जाती है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, जो पूर्व का तटीय मैदान है वो फैल रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, लेकिन पश्चिम में तो ज़्यादा बहता नहीं है, ठीक है, कुछ ही नदियाँ जैसे कृष्णा वगैरह है, तो वही सब जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है संकीर्ण होता है यहाँ का मैदान, ठीक है। बाकी ये डंबल शेप का होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जलमग्न डूबता हुआ होता है ये पश्चिमी मैदान में, बल्कि पूर्व तटीय मैदान में आपका ये उभरता हुआ कहलाता है, इमर्जिंग कहलाता है। नदी डेल्टा नहीं बनाती है आपके पश्चिमी मैदान वाले में, लेकिन पूर्वी वाले में आपका जो डेल्टा बनाती है। बाकी पश्चिमी मैदान में कयाल का निर्माण होता है, ठीक है, कयाल यानी कि बैक वाटर, ठीक है, और इसके साथ साथ झील का भी निर्माण होता है। जो पुन्नावाड़ा एक कयाल है जहाँ पर आपका नेहरू ट्रॉफी जो होता है बोट रेस के लिए, वो वहीं पर आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। पोर्ट का विकास की बात करेंगे तो पोर्ट का विकास पश्चिमी मैदान में आपका मतलब सही रहता है बंदरगाह के लिए, क्योंकि इसका जो एरिया है ना, ठीक है, वो आपका मतलब इमर्जिंग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है पोर्ट बनाने के लिए जो ये सही रहता है पूर्वी तटीय में से, क्योंकि पूर्वी तटीय में क्या हो रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, तो लैंड क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ऐसे में पोर्ट, इसलिए हम लोग पश्चिमी जो मैदान है वहाँ पर आपका जो है ज़्यादा विकास होता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये अलग अलग यहाँ पर जो है कोस्टल लाइन्स है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ से इतना वाला जो हिस्सा है जो कि गुजरात का इलाका है तो कच्छ के नाम से जाना जाता है। बाकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र से लेकर के जो आपका कर्नाटका वाला जो हिस्सा है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। इसमें आपको गोवा भी आ जाता है, महाराष्ट्र भी आता है और कर्नाटका भी आ जाता है। और कर्नाटका से अगर पूछेगा केरला वाला तो ये आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका केप कॉमोडिन है, ठीक है। फिर इसके बाद तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा वाला आपका उत्तरी सरकार, और उड़ीसा से लेकर के वेस्ट बंगाल उत्कल मैदान, और जो यानी कि वेस्ट बंगाल है उसको बेंगा के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी है आपको याद कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक जो है कौन सा आपका तट फैला हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आगे है कौन सा कथन सही नहीं है। बोरा महेंद्रगिरी पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई स्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती है, नहीं यह गलती है, घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम पिछला लेक्चर देखे थे कि उसमें जो है जो हम लोग का पेनिनसुलर प्लेटू था वो दो भागों में बटा हुआ था, प्रायद्वीपीय पठार। एक था आपका सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च भूमि, और एक था आपका दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू नीचे वाला था और ऊपर वाला आपका था सेंट्रल हाईलैंड। तो उसमें आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसके अलावा और क्या क्या था यहाँ पर, और भी था बहुत कुछ। तो ये सब हम लोगों ने पहले देख लिया था। बाकी ये जो दक्कन का पठार है नीचे वाला, ठीक है, इसमें पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में हम सबसे पहले आते हैं। तो पश्चिमी घाट में आपको बता दें, निरंतर और केवल दर्रों से ही पास किया जा सकता है। पूर्वी घाट से भी ये ऊंचा होता है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट से इसकी ऊंचाई जो क्या हो जाती है, ऊंची होती है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 900 से 1600 मीटर की होती है, और इसका विस्तार तापी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों का दक्षिण तक है। बाकी पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण जाने पर ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, जो कि 2695 मीटर है, ठीक है, जो कि अन्नापलाई मलाई हिल्स जो है केरला में, वहाँ पर ये पड़ता है ये अन्नाईमुड़ी। इसके अलावा गुजरात प्लस में महाराष्ट्र प्लस में गोवा प्लस में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो रीजन है वहाँ पर ये रीजन जो आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। और अगर पूछेगा पहला तो क्या अन्नाईमुड़ी है, दूसरा अगर पूछेगा कि दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो ये आपका दोदा बेटा हो जाएगा, 2637 मीटर है इसका, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और यहीं पे आपका फेमस ऊटी जो हिल स्टेशन है वो लोकेटेड है, और नीलगिरी पहाड़ी में ये दोदा बेटा पड़ता है। यह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को जोड़ता है दोदा बेटा, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको पश्चिमी घाट के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा पूर्वी घाट की बात करेंगे तो ये आपका असंतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये वाला आपका कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये वाला डिसकंटिन्यूअस होता है, नदियों द्वारा अनियमित एवं विच्छेदित होता है ये पूर्वी घाट। बाकी यहाँ पर जो औसत ऊंचाई है वो थोड़ा कम होता है, लगभग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 600 मीटर का होता है पश्चिमी घाट से। बाकी महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैलाव होता है इसका, और सबसे ऊंची चोटी इसमें महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसका है। या फिर जिंदागारा भी अगर ऑप्शन में रहता है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, 1690 मीटर, ठीक है। लेकिन ऐसे महेंद्रगिरी ही ज़्यादा पूछेगा, तो महेंद्रगिरी आपको याद रखना है 1501 मीटर पूर्वी वाले में, और पश्चिमी वाले में हम लोगों ने पढ़ा था अन्नामलाई, ठीक है। जिंदागढ़ा की बात करते हैं तो 1690 मीटर यहाँ पर जो हो जाएगा। इसके अलावा सेवड़े और जावड़ी पहाड़ियाँ जो है इसके दक्षिण पूर्व में लोकेटेड है। सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है आपका कार्डमम की पहाड़ी है। अब देखिए पूर्वी घाट को आप याद भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि नल्ला वेणु करके है, जो कि पाल को ना जा सका, और 5 सिर पाल लिए वो घूमता रहता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, नल्ला से नल्ला माला, वेणु से वेणुकोंडा, पालको से पालकोंडा नगरी, ठीक है, जावड़ी, सेवड़ोय, पंचमलाई, सिडुमलाई, पलनी और वरुशनाद। तो ये सब आपका पूर्वी घाट का जो है उत्तर से दक्षिण जैसे आपका मतलब सीरीज में है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको याद करने का पूर्वी घाट का जो भी पहाड़ी है उसको याद करने का ट्रिक। बस याद रखना है कि जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगढ़ी है। आगे अगर बात करते हैं इसमें कई सारे घाट है, जैसे भोर घाट की बात करेंगे तो मुंबई से पुणे तक जो जाता है उसको भोर घाट कहते हैं। मुंबई से नासिक जो जाता है उसको थाल घाट कहते हैं, और अन्नामलाई को नीलगिरी से जो जोड़ता है उसको पाल घाट बोलते हैं, ठीक है। तो भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट तीनों आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की सीमा बनाती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है वो दक्कन पठार की सीमा बनाती है, तो बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन वाला, कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति शासन अगर पूछेगा तो 356। हम लोगों ने कल देखा था कि जो आपातकालीन आपात होता है वो 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, और एक और होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन आपका 356 में आता है। बाकी कल हम लोगों ने देखा था कि 358 आर्टिकल के अनुसार जो भी आपका 19 में जो आर्टिकल है उसका जो है निलंबन हो सकता है, ये बात था 358 में। और 359 में ये था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन को निलंबित करने का अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ 20-21 को छोड़ करके, ठीक है। मतलब 20 और 21 को जो है कभी भी रद्द नहीं किया जाता। ये सब बातें आपके कही गई थी 359 में। बाकी 352 में आपका ये था राष्ट्रीय आपातकाल, इसी से संबंधित है आपका। और अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बाकी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लग चुका है हम लोगों का, ठीक है। कब कब लगा है वो भी हम लोग देख लेंगे। बाकी ये जो आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, ये कब कब और कैसे कैसे लगता है, तो वित्तीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात करूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कौन से सिचुएशन में लग सकता है। तो आपका 3
आधार पे लग सकता है। पहला तो कि युद्ध की स्थिति है तब लग सकता है, बाह्य आक्रमण हो गया है तो लग सकता है, या तो आंतरिक विद्रोह या फिर अशांति है तो। लेकिन इस चीज़ को, जो आंतरिक विद्रोह या फिर अशांति, इसको चेंज करके 44th अमेंडमेंट करके इसको सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह अगर हो गया है तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत लगता है, जो कि राष्ट्रपति लगाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अब बात करते हैं अब तक कितने बार ये लग चुका है राष्ट्रीय आपात। तो 3 बार लग चुका है। पहला तो कि भारत चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके जो थे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय लगा था। और इसके बाद 1971 में लगा था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी थी। और फिर उसके 4 साल ही बाद यहाँ पर 1975 में इंदिरा गांधी थी। उस समय भी आपका जो है यहाँ पर आंतरिक अशांति लगा था यहाँ पर, ठीक है। उस समय जो राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, तो उनके द्वारा ये लगाया गया था 1975 में। बाकी याद रखिएगा कि 1975 से जो 77 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, तो उसमें 25 जून का जो टाइम था उसको संविधान हत्या दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी और से परमिशन नहीं लिए थे और खुद ही यहाँ पर जो है राष्ट्रपति से बात करके जो है, मतलब जो आपात था वो लागू कर दिया गया था। तो इसलिए इसको संविधान हत्या दिवस के नाम जानते हैं 25 जून को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो ये आपका 356 बोलता है कि यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि जिसमें सरकार राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला सकती है, तो उस केस में आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये आपका 356 बोलता है। 355 बोलता है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगा। और 365 बोलता है आपका कि जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या फिर उसको प्रभावी करने में विफल रहता है, तो उसमें फिर राष्ट्रपति शासन आपका लगेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति लगाता है इसको। और अनुमोदन की बात करेंगे तो इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा यहाँ पर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। हम लोगों ने राष्ट्रीय आपात में क्या पढ़ा था, 1 महीने, तो यहाँ पर बस उसको चेंज करके 2 महीने कर देना है। और बाकी मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है, वो भी चलता था। राष्ट्रपति शासन मतलब क्या था, राष्ट्रीय आपात भी आपका वही सेम था, 6 महीने तक जारी था। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी सेम यहाँ पर बता रहा है। और अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते 356 का उपयोग करके ही जो है पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाया गया था। और मणिपुर में सर्वाधिक 10 बार यूज करके जो है मतलब 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। और यूपी में पूछेगा तो यूपी में 9 बार लग चुका है। तो सबसे पहले पंजाब, और अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मणिपुर में, और अगर सबसे क्या, और उसके बाद अगर पूछेगा कि 10वां, फिर यूपी में अगर पूछेगा तो 9 बार याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो बारे में अनुच्छेद है वो आपका आर्टिकल नंबर 52 से 62 में लिखा गया है। तो हम देख लेते हैं उसको, लेकिन हालांकि इसका आंसर 54 होगा। तो बता दें, ये जो राष्ट्रपति वगैरह है ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो जो भाग नंबर जो 5 है वो संघ के बारे में बात करता है। संघ में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स है, उसमें से एक है आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को भी फर्दर यहाँ पर डिवाइड किया जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम प्लस में सीएम और महान्यायवादी में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे 52 से लेकर के 62 के बीच में ये आपका आर्टिकल रहता है। तो 52 की अगर बात करेंगे तो भारत एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में आपका बात कहा गया है। यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये भी आपका बात 52 में कहा गया है। यानी कि आप इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, पकानी कोका दुयो दिशा आपको याद होगा, ठीक है, ये वाला ट्रिक। तो इससे भी आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ हर एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पद की बात है 52 में। फिर 53 में आपका हो जाएगा क्या, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में केंद्रित होगी, ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। और ये सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जल सेना, थल सेना और वायुसेना का। और देश का प्रमुख अगर पूछेगा तो ये आपका यही होता है, देश का प्रमुख या नाम मात्र का मुखिया, जिसको कि डी ज्यूडे हेड कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन अगर वास्तविक मुखिया पूछेगा, डी फैक्टो हेड पूछेगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 54 की, तो ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। पकानी यानी कि निर्वाचन, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। इसमें कोई जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। इसमें दिल्ली और जो पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, उसके एमएलए यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ये आपका 17th नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत ये बात को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा और जो राज्यसभा होते हैं, ठीक है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचित या फिर मनोनीत, ठीक है। 12 सदस्यों को जो है आपको पता होगा कि राष्ट्रपति, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। बाकी 55 में आपका है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस तरीके से होगा, यानी कोटा से संबंधित है।
किस तरीके से होगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा, या फिर गुप्त रीति। ये 4 आपका मेथड है यहाँ पर राष्ट्रपति का इलेक्शन का। बाकी 56 की बात करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है, 5 साल यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अगर हम बात करेंगे त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति, तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। 57 आपका जो है पुनः निर्वाचन से संबंधित है, मतलब इसमें लिखा गया कि जितनी बार चाहे अपना वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति, वो चीज़ लिखा गया। बाकी आर्टिकल नंबर 58 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में डिस्कस करता है कि 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो भी योग्यता है वो होना चाहिए। इसके अलावा वह संघ या फिर राज्य के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। ये सब आपका जो है अनुच्छेद नंबर 58 में जो योग्यता है वो डिसाइड किया गया है, ठीक है। बाकी ये जो लाभ का पद है इसके बारे में संविधान में कोई बात नहीं कही गई है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी 59 की बात करें तो राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या क्या है उसके बारे में बोलता है। जैसे संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये बात हो जाएगा। बाकी उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा, ये बात आपका 59 में लिखा गया है, ठीक है। मतलब पद के लिए शर्तें यहाँ पर लिखी गई है, ये चीज़ है। 60 की बात करेंगे तो शपथ से संबंधित है। शपथ किसको कौन दिलाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उस केस में आपका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो आपको जो इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। 61 की बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के सदस्य के द्वारा ये लगाया जा सकता है। बाकी संविधान का उल्लंघन करने के लिए जो है राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और ये संविधान में परिभाषित नहीं है लेकिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो है 62 नंबर देखते हैं। तो 62 बोल रहा है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव, ये आपका आर्टिकल नंबर 62 कहता है, ठीक है। 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर ये जो आपका होता है कि जब ही मतलब खत्म होने वाला है राष्ट्रपति का शासनकाल, उसके पहले ही यहाँ पर चुनाव करवा लेना, ये आपका 62 में लिखा गया है। बाकी 66 आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, और 72 आपका जो है क्षमादान की शक्ति यानी पार्डन पावर से रिलेटेड है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मिला हुआ है। बाकी ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है, जिसका मतलब होता है पद कार्यकाल। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके याद कर सकते हैं। आगे है यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 75 ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 75 में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं। पहला बोलता है यहाँ पर क्लॉज कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद है उसका यहाँ पर जो नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। 75 बोलता है कि आपका जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब जो जब तक वो चाहेगा राष्ट्रपति तब तक कोई जो है मंत्रिपरिषद अपने पद पर रह सकता है, नहीं तो उसको हटना पड़ सकता है। तो ये बात 75(2) में है। 75(3) में बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात लिखा गया है। 75 में 4 में लिखा गया शपथ से रिलेटेड कि जो शपथ है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो कौन दिलाएगा, तो वो राष्ट्रपति दिलाएगा। 75 के पावर 5 की बात मतलब 75(5) की बात करेंगे तो ये बोलता है आपका मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी, नहीं तो फिर वो अब मतलब अमान्य घोषित किया जाएगा और उसको मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर 6 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई सदस्यता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी अगर आप कोई भी मंत्री हैं तो, ठीक है। आगे 75(6) की बात करेंगे तो ये आपका वेतन और भत्ते से रिलेटेड है, जो आपका सांसद डिसाइड करता है। इसके अलावा 66 की बात करेंगे तो ये आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। 74 की बात करेंगे यहाँ पर तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है इसमें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पर एक चीज़ कि जो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होता है उसके बीच में जो लिंच पिन का काम कौन करता है, तो वो पीएम काम करता है, प्राइम मिनिस्टर काम करता है, ठीक है। पीएम के पास वास्तविक शक्ति होती है, इसको सरकार का मुखिया कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, इसके पास एक्चुअल पावर नहीं होता है, ये सिर्फ नाम का मुखिया होता है। 7th नंबर बोर्ड है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उनके दरबारी कवि फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा कौन सी प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया। तो ये आपका हरिसेन द्वारा एक प्रशस्ति था, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें जो है आपका समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति तो हरिसेन को द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका समुद्रगुप्त के कोर्ट पे थे। उसके अलावा रुद्रसेन सेकंड की बात करेंगे तो ये वाकाटाका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनकी जो पत्नी थी प्रभावती गुप्त थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की जो है यहाँ पर क्या थी, पुत्री थी ना, हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, और उससे इनका जो विवाह हुआ था वाकाटाका डायनेस्टी से, जो कि रुद्रसेन सेकंड थे। बाकी राजतरंगिणी की बात रही तो इन्होंने कलहन लिखा था, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास के बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके समय में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें कि अमर सिंह जो कि शब्दकोश संयोजक थे, धनवंतरी जो कि चिकित्सक थे, हरिसेन तो बता ही दिया आपको कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा कालिदास कवि थे, शंकु वस्तुकार थे,
वराहमिहिर जो थे वो खगोल वैज्ञानिक थे, वररुचि जो है व्याकरणविद से संबंधित थे, और वेताल भट्ट आपका जादूगर थे, और छपनक जो थे वो ज्योतिषी थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा समुद्रगुप्त की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये 335 से 380 एडी के बीच में रहे थे, और गुप्त साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और महान शासक, गुप्त साम्राज्य का मतलब सबसे शक्तिशाली और महान शासक में से एक थे ये। इनके शासन का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि आपका हरिसेन द्वारा लिखा गया है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कि जाना जाता है इसके नाम से, तो उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और ये ऐसा भी लिखा गया कि वो कभी हारे नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। बी ए स्मिथ ने ये बात बोला था कि वो किसी से नहीं हारे था। ठीक है, बाकी उपाधि इनको क्या क्या मिला है, तो कविराज की मिली है, परम भागवत की मिली है, सर्वराज ओछेदा की मिली है। ठीक है, सर्वराज ओछेदा का मतलब होता है सभी राजाओं को हराने वाला, और कविराज का मतलब होता है कवियों का राजा। तो ये सब आपका जो है उपाधि मिला हुआ था किसको, समुद्रगुप्त को। इसके अलावा वीणा बजाते हुए सिक्कों पर इनको दर्शाया गया है। ठीक है, और इन्हीं के समय में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। ये भी चीज़ पता चलता है वही आपका किसमें, मतलब इसमें जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं कालिदास की पुस्तकों के बारे में, तो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, मालविका अग्निमित्र हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा, कुमार संभवम और ऋतु संहार, ये सब आपकी कालिदास की प्रमुख पुस्तकें हैं। बाकी हरिसेन द्वारा ग्रहण कुछ कुछ पद की अगर हम बात करते हैं, तो इनको कुमार अमात्य जो कि था मुख्यमंत्री का पोस्ट, तो वो ग्रहण किए हुए थे। बाकी नगर श्रेष्ठी का ये पद नहीं था, जिनका जिनका मतलब होता है मुख्य बैंकर, तो ये मुख्य बैंकर के पोस्ट पर नहीं थे। बाकी संधि विग्रहिका की बात करेंगे तो युद्ध एवं शांति का मंत्री होते हैं ये। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। और महादंड नायक की बात करेंगे तो ये न्याय का मंत्री इसका मतलब होता है। तो ये तीन जो आपके पोस्ट थे इस पर थे, लेकिन ये नागा षष्ठी वाला याद रखिएगा कि नागा षष्ठी पर ये नहीं थे। हरिसेन की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर बोला हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, तो 606 सी से मतलब 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक था। ठीक है, हर्षचरित की बात करेंगे तो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की बात करेंगे तो प्रभाकर वर्धन जो थे इनके पिता थे हर्षवर्धन के। ठीक है, इनके जो बड़े भाई थे, मतलब हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, और इनकी जो बहन थी हर्षवर्धन की वो कौन थी, वो थी यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, राजश्री। ठीक है, तो राजश्री याद रखना है, राजश्री, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन किसके पुत्र पुत्री थे, तो प्रभाकर वर्धन के थे। इसके अलावा बात करते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में, तो संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है, जो पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा हुआ करती थी। पुत्र कौन थे पुष्यभूति के, तो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, और इनके पुत्र थे आपके राज्यवर्धन। ठीक है, राजश्री और कौन थे, और थे यहाँ पर ये हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी चलती है यहाँ पर। ठीक है, जो राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनके जो पति थे जो कि गृहवर्मन थे, जो कि मौखरी वंश से के संबंध रखते थे, जो कि कन्नौज में शासन करते थे गृहवर्मन। तो गृहवर्मन को जो है यहाँ पर जो मालवा का जो शासक था, ठीक है, देवगुप्ता, उसने यहाँ पर जो है शशांक के साथ मिलकर के इसको मार दिया। ठीक है, अब इसका बदला लेने के लिए जो है यहाँ पे जो राज्यवर्धन था, ठीक है, वो इससे युद्ध लड़ने की कोशिश किया, लेकिन शशांक ने इसको भी मार दिया, राज्यवर्धन को भी मार दिया। फिर उसके बाद जो इन सब का बदला लिया था कौन, इन सब का बदला लिया था हर्षवर्धन। फिर शशांक को मार दिए। ठीक है, तो सब खत्म हो गया। तो जो यहाँ पर कन्नौज बचा था ना, कन्नौज पर भी जो है इनडायरेक्टली वहाँ पर जो है किसका अधिकार हो गया, तो वहाँ पर जो पुष्यभूति वंश था वहीं उसका जो है शासन हो गया था, मतलब हर्षवर्धन का शासन हो गया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत स्टोरी आपको याद रहना चाहिए। बाकी वातापी चालुक्य जो है किस राजवंश के अधीन शासक थे, तो वातापी के जो चालुक्य थे वो बनवासी के कदम के आपके जो है अधीन शासक थे। बाकी चालुक्यस की बात करेंगे तो तीन विशिष्ट राजवंश थे इसमें। ठीक है, बादामी के चालुक्यस, पश्चिमी चालुक्यस और पूर्वी चालुक्यस। तो अगर हम सबसे पहले बादामी चालुक्यस की बात करेंगे तो बादामी चालुक्यस का पहला शासक आपका जयसिम्हा थे, इसके संस्थापक, राजधानी इनकी वातापी थी। और इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो पुलकेशिन थे, जो कि 543 से लेकर के 566 एडी तक रहे थे। इनके जो पुत्र थे कीर्तिवर्मन, लेकिन आकस्मिक इनका जो मृत्यु हो जाता है, तो इनके जगह पर इनका भाई जो है मंगलेश को बनाया जाता है, यहाँ पर जो है गद्दी पर बैठाया जाता है। क्योंकि उस समय जो कीर्तिवर्मन के जो बेटे थे, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, वो जो है यहाँ पर क्या थे, वो आपके छोटे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है मतलब इनको बैठाया गया था मंगलेश को। लेकिन बाद में फिर मंगलेश हट नहीं रहे थे, तो फिर पुलकेशिन द्वितीय जो है गद्दी पर बैठने के लिए फिर इनको भी मार देते हैं। ठीक है, फिर पुलकेशिन द्वितीय जो है हम देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराते हैं। ठीक है, और दक्षिण पद्मेश्वर की उपाधि ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये सब बातें आपको कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसको कि रवि कीर्ति ने लिखा है, तो वहाँ से ये सब बातें आपको पता चलती है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी हराया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन जो नरसिंह वर्मन थे, ठीक है, जो कि महेंद्र वर्मन के ही फिर बेटे थे, ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है नरसिंह वर्मन ने जो है उनका बदला लिया। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर हराया था, और इनको हरा करके वातापी कोंडा की यहाँ पर जो उपाधि ग्रहण की। तो नरसिंह वर्मन याद रखिएगा वातापी कोंडा की, और अगर पूछेगा यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ये दक्षिण पतेश्वर की उपाधि यहाँ पर ग्रहण किए थे।
बाकी इसके अलावा कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक जो है कीर्तिवर्मन थे। ठीक है, कीर्तिवर्मन को हरा करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। मतलब जो चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक कौन थे, कीर्तिवर्मन थे। तो इनको कौन हराया था, तो इनको हराया था दंती दुर्ग ने, और दंती दुर्ग ने यहाँ पर फिर राष्ट्रकूट वंश का यहाँ पर स्थापना किया था, जिनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। ठीक है, और दंती दुर्ग के बारे में याद रखिएगा, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान इन्होंने करवाया था। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किस पल्लव के शासनकाल के दौरान जो है हेवेन ने पल्लव की राजधानी कांची का दौरा किया था। तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हेवेन जो है वो सेकंड चीनी यात्री था जो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो अभी हम लोगों ने एक स्टोरी देखा था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हराया था, और फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया था, नरसिंह वर्मन। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसके ही समकालीन थे सब लोग। तो उससे ऑप्शन आप मार सकते हैं ठीक, कि नरसिंह वर्मन जो है उस समय होंगे, और उसी के समय जो है यहाँ पर चीनी यात्री आए थे जो कांची का दौरा किए थे। ठीक है, बाकी हवेन संघ की एक पुस्तक है जो कि है CU की, जिसके बारे में मतलब जिसमें हमको भारत की शिक्षा का वर्णन के बारे में पता चलता है। और बाकी जो हवेन संघ थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, और अगर पहला वाला पूछेगा तो ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आते हैं, जो कि फायान थे। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव की बात कर लेते हैं हम लोग। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिम्हा विष्णु थे, और इसमें जो महानतम शासक थे वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, और इनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, जिन्होंने बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, किसको मार करके, पुलकेशिन द्वितीय को मार करके। फिर उसके बाद मतलब इनको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और बतापी कोंडा के यहाँ पर जो उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन की बात करेंगे तो ये आपका 630 AD से लेकर के 668 AD के बीच में इनका शासनकाल रहा था। तो याद रखिएगा, बाकी जो पल्लव थे वो कलाभ्राज के सामंत थे। ठीक है, कलाभ्राज, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इनकी राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये मतलब स्टेटमेंट था, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो फैक्टर कॉस्ट पर अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट ये निकाल देंगे तो वो हमको राष्ट्रीय आय यहाँ पर निकल जाएगा। बाकी राष्ट्रीय आय की गणना की बात करेंगे तो टोटल 8 यहाँ पर जो है तरीके हैं। ठीक है, 4 तो आपको ऐसे याद रहेगा, GDP, GNP, NNP और NDP। और इसके अलावा अगर बात करेंगे 4 और कौन कौन से हैं, तो 4 एक तो कि फैक्टर कॉस्ट पे होता है 4, और 4 आपका मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो 4 फैक्टर प्राइस और 4 फैक्टर कॉस्ट और 4 मार्केट प्राइस, तो टोटल मिलाकर के 8 आपका है यहाँ पर तरीके जिससे कि राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है। बाकी GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, ये सब आपको पता है, पहले ही मैंने बता दिया है। हालांकि NDP नहीं बताता तो NDP निकालने के लिए जो है, मतलब अगर देखिए नेट अगर पूछेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर नेट निकालना है डोमेस्टिक से, सॉरी ग्रॉस से अगर नेट निकालना है, तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रॉस है उसमें से हमको मूल्यह्रास को घटा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, NDP हो। ठीक है, अगर NNP पूछेगा तो NNP में GNP मैंने इसमें मूल्यह्रास कर देंगे, तो हमको नेट निकल जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या फिर नेशनल प्रोडक्ट हो, अगर हमको नेट निकालना है तो ग्रॉस में से क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे। बाकी GNP की अगर बात करेंगे तो GNP में GDP प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देते हैं तो हमको GNP निकल में के आ जाता है। बाकी ये GDP फैक्टर कॉस्ट है, तो वही फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होता है मार्केट कॉस्ट यानी मार्केट प्राइस माइनस में सकल प्रत्यक्ष कर, जिसमें कि आपका जो है जो भी टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस में आपका हो जाता है क्या, माइनस में हो जाता है सब्सिडी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहता है, यानी कि ओवरऑल MP माइनस में टैक्स प्लस में सब्सिडी, ये आपका फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका होता है। तो अब यहाँ से कोई भी अगर पूछेगा, जैसे GDP का फैक्टर कॉस्ट पूछेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस निकाल देंगे, और माइनस में जो टैक्स है प्लस में सब्सिडी जोड़ देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से GDP फैक्टर कॉस्ट वही सेम चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, तो ओवरऑल ये आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोला बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं या फिर जानकारी परिपूर्ण होती है। तो दोनों ही सही है। अगर यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की बात होगी तो वहाँ पर बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे और खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे सब्जी मार्केट या सब्जी मंडी या फल मंडी। ठीक है, ये सब आपका जो है इस प्रकार का मार्केट होता है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बाजार के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपका एक मोनोपोली होता है जिसमें केवल एक विक्रेता होता है और इसमें एंट्री बैरियर होता है, मतलब कि कोई उसमें जो है उस व्यवसाय में नहीं आ सकता है। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, या फिर जो RBI नोट छापता है, ठीक है, वो हो गया। तो ये आपका जो है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली में आ जाएगा यहाँ पर। भारतीय रेलवे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग अल्पाधिकार बाजार के बारे में यानी कि ओलिगोपोली मार्केट के बारे में। तो इसमें जो है देखिए कम संख्या में आपूर्तिकर्ताओं का वर्चस्व होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका जो है बैरियर एक टाइप का होता है, मतलब एंट्री इजी नहीं होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो टेलीकॉम कंपनी है, तो इसमें मान लीजिए कि आप अपना टेलीकॉम खोलना चाहते हैं तो आपके पास पैसा भी होगा ना, तो जल्दी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है एंट्री इजी नहीं होता है।
ठीक है, मतलब कई सारे लीगल आपको जो स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो सब लोग इसमें जो है नहीं आ सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट का भी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो उस टाइप का जो होता है ना मार्केट, उसको हम लोग यहाँ पर ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार मार्केट कहते हैं। जैसे जो भी टेलीकॉम सेक्टर हो गया, या फिर जो लैपटॉप बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। बाकी एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता भी बहुत ज़्यादा होंगे और खरीदार भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जो सामान होंगे ना वो थोड़ा सा अलग होंगे। जैसे कि टूथपेस्ट की बात करेंगे तो कोई टूथपेस्ट बनाता है जिसमें नमक होता है, कोई टूथपेस्ट बनाता है जो कि आपका मिंट वाला होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कपड़े हैं, कोई कपड़े किसी अलग टाइप का बनाता है, कोई अलग टाइप का बनाता है। तो होते ज़रूर है बेचने वाले बहुत सारे, लेकिन खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है उत्पादक में जो है मतलब डिफरेंट देखने को मिलता है। बाकी पूर्ण प्रतियोगिता हमको अभी मैंने समझा दिया कि इसमें जो है आपका एक ही जैसा उत्पाद जो है सभी लोग बेचते हैं। जैसे कोई सेव बेच रहा है मंडी में, तो सेव बेचने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल है जो एग्रीकल्चरल उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री एंट्री होती है, तो इसलिए ईजिली इसमें जो है सब लोग आ जाते हैं। बाकी आगे है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि किस कौन सा कोशिकांग अंतरकोश के परिवहन के मार्ग को विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अंतरकोश के परिवहन के मार्ग और विनिर्माण, तो ये आपका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है खुरदरा और एक होता है चिकना। तो खुरदरा वाले में आपका जो राइबोसोम पाया जाता है, जो कि आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और चिकना वाला जो होता है वसा और लिपिड का संश्लेषण करता है, और इसके साथ साथ जो विष मुक्त करने का भी काम करता है आपका जो स्मूथ वाला होता है। तो ये आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बाकी अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये आपका खोजा कौन था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है यहाँ पर न्यूक्लियस को ही, और विभिन्न कोशिकांगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है ये। सेलुलर घटक होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, बिल्कुल मध्य में ये स्थित होता है आपका न्यूक्लियस। इसके अलावा इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका संरचना यहाँ पर जो है होता है, ठीक है, नाभिक का। तो याद रखिएगा ये सब। और केंद्रक द्रव की बात करेंगे तो ये आपका तरल जमीनी पदार्थ होता है किसी भी कोशिका का, केंद्रक द्वारा कवर किया गया आवरक होता है ये केंद्रक द्रव, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस आपको पता होगा संख्या में एक या अधिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे दम इस तरीके से होते हैं। प्रोटीन निर्माण केंद्र बनाते हैं राइबोसोम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गोल्जी बॉडी की बात करेंगे तो इसके दो फेसेस होते हैं, सीस फेस और ट्रांसफेस। बाकी गोल्जी क्या क्या करता है, तो ये आपका भोजन को पैकेजिंग और स्टोरिंग का काम करता है, ठीक है, ये काम करता है। बाकी अगर बात करेंगे दो फेसेस कौन कौन से होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। तो सिस फेस आपका केंद्रक की ओर होता है और ट्रांस फेस आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली की ओर रहता है, और ये अवतल शेप का होता है, यानी कनकेव टाइप का होता है, और ये वाला कन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक है। अब कनकेव कन्वेक्स आपको पता होगा। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा का मतलब करता है ये। किस टाइप में किस रूप में रखता है, तो एटीपी के रूप में करता है ऊर्जा। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर हो जाएगा एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें दो झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली जिसको पोरस झिल्ली कहते हैं, और एक होता है आंतरिक झिल्ली जो कि एटीपी के संश्लेषण में इन्वॉल्व होता है। इसके खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा जो एक वैक्यूल्स है उसके बाद भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। बाकी अगर बात करेंगे आकार कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो सॉसेज का टाइप का होता है। लंबाई इसका 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, और व्यास इसका जो है 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला एक मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो जी हाँ, देखिए अगर मजबूत अम्ल है और कमजोर क्षार है तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा ना वो आपका अम्लीय टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अम्लीय का आपका जो पीएच वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है, तो पहला वाला सही है। दूसरा बोला जब सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके जरिए घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड थोड़ी बनाता है भाई, सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाता है। अगर मैं रिएक्शन आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 सही हो जाएगा, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, इसके फलस्वरूप हमको वाटर प्लस में साल्ट बनता है। तो ये रिएक्शन आपका क्या आता है कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बाकी बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो ये आपका बेसिक इन नेचर होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि आपका MgOH2 होता है, ये भी आपका बेसिक इन मीडियम होता है। क्लोर एल्कली क्रिया क्या होता है, तो क्लोर एल्कली वैसा क्षार होता है जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो अभी हम लोग का क्वेश्चन था सेकंड वाला ऑप्शन कि NaCl को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो पहला तो कि क्लोरीन मिलेगा और NaOH मिलेगा जो कि आपका एनोड पे मिलता है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैथोड पे मिलता है। जैसे इस तरीके से होता है ना, दो रड होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए NaCl का मिश्रण है तो इसमें दो रड लगा दिया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दिया, तो इसमें से सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। Cl जो होगा और जो NaOH होगा वो आपको एनोड पे मिलेगा और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है।
आगे पीएच स्केल का में पी जो होता है उसका अर्थ होता है प्रोटेन्स पावर, तो इसी के जो कि प्रोटेन है जर्मन वर्ड है। बाकी सोरेनसन द्वारा इसका विकास किया गया था। और यूनिवर्सल सूचक जो होता है 0 से 14 तक इसमें जो डिनोट किए जाते हैं। 7 जिसका है तो वो न्यूट्रल कहलाता है, 7 से कम वाला एसिडिक कहलाता है, और 7 से ज़्यादा वाला बेसिक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक एसिड वगैरह, एक उसका पीएच वैल्यू होता है, लेमन जूस का 2 होता है, एप्पल जूस का 3 होता है, टोमेटो का 4 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है। ठीक है, मिल्क का 6 होता है, 7 होता है प्योर वाटर का, एग का 8 होता है, 9 आपका हो जाएगा किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, 10 आपका हो जाएगा किस चीज़ का, सोप का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है ब्लीच वगैरह का जो है आपका हाई पीएच वैल्यू होता है। बाकी अगर हम शरीर में पूछेगा तो और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो एसिड होता है ना वो जल में घुल करके जो है आपका कौन सा आयन देता है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन देता है H+। और अगर OH है तो वो जल में घुल करके OH- आयन देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। बाकी दैनिक जीवन में पीएच का वैल्यू अगर पूछेगा तो हमारी बॉडी किस पीएच पर काम करती है, तो आपका 7 से 7.8 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है। पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू 1.6 होता है, और दांत क्षय होने के कारण जो पीएच परिवर्तन होता है 5.5 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कौन सा पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कथक में कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, तो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है आपके बिरजू महाराज, जिनको कि ब्रिज मोहन मिश्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1964 में। इसी के साथ साथ 1986 में इनको जो पद्म विभूषण भी मिल चुका है, जो कि आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा कुमुदनी लखिया जो कि आपके वही कथक से ही संबंधित है, तो इन्होंने कदम सेंटर ऑफ डांस की स्थापना किया था 1967 में। और अगर पूछेगा कलाश्रम स्कूल ऑफ डांस के संस्थापक, तो ये आपका ब्रिजू महाराज थे दिल्ली में। बाकी अगर पूछेगा कथक, तो कथक के फॉर्म में जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय वाजिद अली शाह को जाता है, जो कि लखनऊ घराना से संबंधित है। ठीक है, और अवध के नवाब जो थे वो अंतिम नवाब जो यही थे, वाजिद अली शाह ही थे। बाकी लखनऊ घराना के अगर संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद होता है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। बाकी अगर कथक के एक्सपोनेंट याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। यानी कि महाराज से जितने भी महाराज वाले होंगे वो हो जाएगा, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज। इसके अलावा नारायण से शोभना नारायण, सितारा देवी। ठीक है, तो ये सब आपका दिया गया है, तो एक बार इसको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर भी दिया गया है कुछ एक्सपोनेंट, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। 16 नंबर बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स को अक्सर 20वीं सेंचुरी का तानसेन कहा जाता है। इस संगीत प्रतिभा ने शास्त्रीय संगीत के सर्वोत्तम तत्वों का मिश्रण जो है किया और अपनी एक अनूठी शैली बनाई। तो ये हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान। ठीक है, तानसेन कहा जाता था 20वीं सदी का इनको। और बाकी तानसेन का अगर हम बात कर ही रहे हैं तो तानसेन के बारे में याद रखिएगा कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु हरिदास थे। ठीक है, राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे पहले ये तानसेन। बाद में फिर ये किसके दरबार में चले जाते हैं, बाद में अकबर के दरबार में चले जाते हैं और नवरत्नों में से एक हो जाते हैं ये। बाकी ये रीवा या फिर ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। ध्रुपद संकलित किए थे जो इंडियन गॉड और गॉडेस हैं। ठीक है, तो उनके लिए ध्रुपद संकलन किया था इन्होंने, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी 17 नंबर क्वेश्चन है, चैत्यगिरी बिहार जो है उत्सव के संदर्भ में कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यह एक बौद्ध उत्सव है, सही है। यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। सरीपुत्र और महामुगलाना के अवशेषों की पूजा की जाती है, ये भी सही है आपका। तो तीनों यहाँ पर जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चैत्यगिरी बिहार एमपी का फेस्टिवल है यहाँ पे। बाकी आगे बढ़ते हैं, एमपी का और है यहाँ पर, जैसे जवारा है, मटकी है, फुलपत्ती है, तेरा तालु है या तेरा ताल इसको बोलते हैं, सैला है, आधा डांस है, खड़ा नाच है, भगोड़िया है, कक्सर है, माछ है, सुआ है। ठीक है, तो ये सब आपका जो है मध्य प्रदेश का यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा जो भी आपका फेमस उत्सव है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जो है पुस्तक और लेखक के बारे में। तो ताजुल मासिर की बात करेंगे तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। खाजा उल फितू या फतू बोलते हैं इसको, तो अमीर खुसरो के द्वारा जो ये लिखा गया है। ठीक है, तूते हिंद का उपाधि इनको मिल चुका है। ठीक है, नूह सफ़ीर भी इन्होंने ही लिखा है, अमीर खुसरो ने ही लिखा है। बाकी तारीख़ फिरोज शाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बर्नी आपको याद होना चाहिए। तारीख़ मुबारक शाही अगर बोलेगा तो यहाँ याही बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, इसने किया था। बाकी जो तारीख़ मुबारक शाही था उसमें ये चीज़ डिस्कस किया गया कि जो सैयद वंश है ना वो आपका पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खान थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा में तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन बोला 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये आपका है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर और सबसे कम यहीं का है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बिहार का 1106,
फिर उसके बाद अगर यूटी में पूछेगा तो दिल्ली 11,320। और अगर न्यूनतम में पूछेगा यूटी में तो अंडमान निकोबार। जिला में पूछेगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिबांग वैली जो आपका सबसे कम वाला होगा जिला, ठीक है। बाकी जनसंख्या ना तो आपको पता ही है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो होता है 2011 में 382 था ओवरऑल, और 2001 में जो ये आपका 325 था। बाकी जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरला में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लू लाइन शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो आइस हॉकी में ये किया जाता है, ठीक है। और अगर बॉक लाइन बोलेगा तो ये आपका कबड्डी में किया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल के बारे में याद रखिएगा कि इसमें फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी एंड कप कौन कौन से हैं। तो भारत में जो है डुरंड कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है, ठीक है, रोवर्स कप होता है। बाकी विश्व में अगर बात करेंगे तो मर्डेका कप, सीजर कप, ला लीगा कप, ये सब आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा ड्रिबल शब्द जो है आपका फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों से संबंधित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी फुटबॉल से जुड़े अन्य शब्द की बात करेंगे तो बनाना किक, ठीक है, बाइसाइकिल किक, ये सब आपका जो है फुटबॉल से किक से रिलेटेड कुछ शब्द हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि था लेक्चर नंबर 11, जिसको कि आज हम लोगों ने रिवाइज़ किया बहुत ही अच्छे तरीके से। 11 ही था ना, हाँ 11 था। तो इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू रहेगी आगे भी। तो जो लोग भी अगर सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं तो अंत तक पढ़ते रहिएगा, कंसिस्टेंसी जो है वो मत तोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखे हुए हैं। बाकी अगर व्यू वगैरह नहीं आएगा तो हम लोग को जो है मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर लेक्चर आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाइए, तभी आगे कंटिन्यू हो पाएगा। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।